the discovery of Hampi, then initial research related to the discovery of Hampi, then product analysis, then third it was Rayas, Nayakas and Sultans. Initial sources पर हमने नजर डाली, after that analysis किया, after that northern frontier of the empire. At the same time हमने दो examples लिए, the Brihadeshwara temple at Thanjavur and the Chinnakeshwar temple at Delhi, in which first subtopic was the kings and the traders. After the kings and the traders हम आए the important features of Nagar empire. Now after that the topic we read as the apogee and decline of the empire. By Raya के बारे में आपने काफी तो पढ़ा अभी तक, ठीक है, टॉपिक है उसके प्लेयर्स जो थे उनके बारे में भी पढ़ा. Now coming on to relatively next subtopic related to the topic above, that is the apogee and decline of the empire. तो अब हम देखेंगे इस पूरे विजयनगर एम्पायर की जो इक्वेशन रही वो क्या रही, एंड आफ्टर दैट इस एम्पायर का डिक्लाइन जो हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जैसे भी है देख लेते हैं. तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है लेगेसी ऑफ द एम्पायर. सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस पूरे के पूरे साम्राज्य का जो पुराना मतलब इसकी पीछे से चली आ रही जो आप कह सकते हैं लेगेसी थी. लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट. इन द पॉलिटिक्स क्लेमेंट्स वर बोथ रूलिंग लिनिएज एंड मिलिट्री कमांडर्स. अच्छा, इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी थोड़ी थोड़ी कल. तो कहने का मतलब सीधा सीधा इसका ये है कि अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, यानी कि अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दो तरह की लीनिएजेस ऐसी थी जो हमेशा क्लेमेंट्स रहीं. क्लेमेंट्स मतलब दावेदार रहीं. कहां पर? इस एम्पायर में हिस्सेदारी. फर्स्ट द रूलिंग लीनिएज यानी कि शाही पीढ़ियां, आफ्टर दैट मिलिट्री कमांडर्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि लीनिएज रिलेटेड टू द मिलिट्री कमांडर, जिसमें कि मैंने आपको आई थिंक ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल्सो दैट मिलिट्री कमांडर्स जो है क्यों क्लेमेंट्स बन गए होंगे. अभी दावा तो हम कर नहीं सकते कि क्यों बने थे. इस मतलब इन सिंपल वर्ड्स आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मिलिट्री कमांडर पॉलिटिकल क्लेमेंट्स इस एम्पायर के क्यों बन गए होंगे. ठीक है ना. सीक्वेंस में हमने बात की थी, द फर्स्ट डायनेस्टी वाज संगमा डायनेस्टी, यानी कि आप कह सकते हैं द फर्स्ट डायनेस्टी वाज संगमा डायनेस्टी which exercised its control till 1485. आफ्टर दैट आप कह सकते हैं सलुवाज. सलुवाज दूसरी डायनेस्टी थी जो मिलिट्री कमांडर्स की डायनेस्टी थी. ये कंटिन्यू हुई 1485 से 1503, यानी कि 18 साल तक. ज्यादा तो नहीं, फिर भी 18 साल तक ये कंटिन्यू की. थर्ड डायनेस्टी विच कंटिन्यूड आफ्टर 1503, दैट वाज तलुवाज. तलुवाज डायनेस्टी या तलुवाज वंश बोल लो आप. लास्ट पॉइंट, इससे अगला पॉइंट है, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द रूलर फ्रॉम तलुवाज वाज कृष्णदेवराया. अब आप कहोगे कि सर इन तीनों डायनेस्टी में सबसे महान एक रूलर का अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो किसका देंगे. तो भाई देखिए, तीनों डायनेस्टीज में वैसे तो अलग अलग रहे होंगे, बट अगर हम देखें इस पूरे के पूरे पीरियड का विजयनगर एम्पायर का ही सबसे वन ऑफ द बेस्ट राजा जो माना जाता है वो कृष्णदेव राया माना जाता है. और कृष्णदेव राया जो थे वो कृष्णदेव राया कौन से वंश के थे? तलुवाज वंश के. एंड एक बात और, संगमा डायनेस्टी, सेलुवाज ये सबके सब विजयनगर एम्पायर के ही किंग्स थे. अंडरस्टूड. देयरफॉर ओवरऑल विजयनगर एम्पायर का बेस्ट राजा कौन था? कृष्णदेव राया. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन आस्क मी, सर ये कृष्णदेव राया लग रहा है यहाँ पे, तो यानी कि ये सब राया थे क्या? बिल्कुल राया थे, बिकॉज विजयनगर एम्पायर के बारे में हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं दैट द रूलर्स हु यूज्ड टू rule in Vijayanagar, यानी कि the rulers who were having control या who were exercising control over Vijayanagar empire in different eras or in different periods were all confirmed or confronted as name by the name as Rayas. यानी कि उन सभी की कैटेगरी रायास की ही थी, वो रायास की कैटेगरी में आते थे. अंडरस्टूड. तो वही चीज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर ड्यूरिंग कृष्णदेव राया एंड रिलेटेड अचीवमेंट्स इफ एनी. अब आप कहोगे सर आपने हमें तीन वंशों के बारे में बताया, संगमा डायनेस्टी, सेलुवास डायनेस्टी, तलुवास डायनेस्टी, जिसमें कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आपने कृष्णदेव राया का बताया who belonged to Taluvas. फिर after that you also told us that all the kings related to Vijayanagar empire was Rayas. Therefore sir all the kings related to all these dynasties were also मतलब termed as Rayas because obviously वो Rayas थे, तो ये विजयनगर एम्पायर को इन्होंने ही कंट्रोल किया, तो ये Rayas ही होंगे. ठीक है. देन आफ्टर दैट यू कैन टेल मी दैट कि सर आपने हमें एक एग्जांपल कृष्णदेव राया का दिया, तो कुछ बताएं उनके बारे में. तो एज पर द इंस्टेंसेस गिवन इन द बुक, फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर ड्यूरिंग कृष्णदेव राया एंड रिलेटेड अचीवमेंट, मतलब कि आप कह सकते हैं कि सर कृष्णदेव राया ही क्यों, कृष्णदेव राया जी का नाम ही क्यों.
और कोई राजा का नाम क्यों नहीं लिया गया? और अगर कृष्णदेव राय जी का नाम लिया गया है, तो ऐसा भी क्या उनके टाइम पे विजयनगर एम्पायर फंक्शन कर रहा था, जो उनके अचीवमेंट्स ऐसे हो गए कि हर तरह की डायनेस्टी में वन ऑफ द बेस्ट किंग, यानी कि बेस्ट किंग उनको डिक्लेयर किया जाता है इन विजयनगर एम्पायर। तो आई थिंक लेट्स गो एंड चेक इट आउट, वेरीफाई कर लेते हैं इस बात को कि ये कितनी सही है और कितनी गलत है। फर्स्ट पॉइंट, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन। विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना रसूख क्यों है, इतना उनका बल क्यों है, इतनी पोजीशन स्ट्रांग क्यों है? उसके कारणों पे अगर हम आएंगे तो पहला कारण हम क्या पढ़ेंगे? पहला कारण हम ये पढ़ेंगे, फर्स्ट रीजन इज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन। पहला तो ये था कि उस आदमी की सीधी सीधी पॉलिसी थी। उस आदमी की सीधी सीधी पॉलिसी क्या थी? उस आदमी की सीधी सीधी पॉलिसी ये थी कि मुझे किसी भी तरीके से अपने एम्पायर को एकजुट रखना है। एकजुट मतलब कंसोलिडेट करके रखना है, सकेर के रखना है, चिपका के रखना है, स्टिक इन रखना है। सारे रीजन्स मेरे एक ही जगह पर अंडर कंट्रोल एट द सेम टाइम होने चाहिए। यानी कि एक तो कंसोलिडेशन उनकी नीति थी, सेकंड एक्सपेंशन, और जितना एम्पायर को मैं बढ़ा सकूं उतना मुझे बढ़ाना है। यानी कि दो ऐसी पॉलिसीज जो एक मजबूत राजा की निशानी होती है, वही पॉलिसीज उनकी थी। वन वाज कंसोलिडेशन, यानी कि एवरीथिंग नीड्स टू बी स्टिक्ड आउट, टू बी केप्ट आउट इन स्टिक। सेकंड एक्सपेंशन, यानी कि विस्तारवादी, जितना विस्तार हो सके उतना विस्तार करना है मुझे। अब आप कहोगे सर दिस पॉलिसी विच यू मेंशन्ड ऑफ कृष्णदेव राय दैट वाज ऑफ व्हिच वाज ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन, इसको प्रूव करने के लिए अगर कोई इंस्टेंस आप दे सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इंस्टेंस फ्रॉम 1512। 1512 में acquired the lands between the Tungabhadra and Krishna rivers, the Raichur दोआब। तुंगाभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में एक दोआब पड़ता था, आप कह सकते हैं। दो नदियों के बीच का एक सर्कुलर एरिया होता है जहां पर आई थिंक लोग बस जाते हैं। और पहले आई थिंक जब सिविलाइजेशन बसती थी नदियों के किनारे, तब ये सारी चीजें बहुत होती थी। तो 1512 में तुंगाभद्रा नदी और कृष्ण नदी के बीच का एक पार्टिकुलर दोआब था जिसका नाम था रायचूर दोआब। वहां की जितनी भी लैंड थी वो सारी फर्टाइल थी, सारी की सारी जमीन उपजाऊ थी वो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, बिना समय लगाते हुए, कृष्णदेव राया ने नियर बाय उन दोनों नदियों के बीच में आने वाली सारी की सारी जो लैंड थी वो एक्वायर कर दी। एक्वायर मतलब कब्जे में ले ली, या जीत ली, या छीन ली, जो आप कहना चाहें कह सकते। सेकंड रेफरेंस इंस्टेंस अगर हम लें 1514, जस्ट 2 years आफ्टर 1512, यानी कि जस्ट 2 years आफ्टर एक्वायरिंग द लैंड्स बिटवीन द तुंगभद्रा एंड द कृष्ण रिवर्स, 1514 में क्या कर दिया साहब इन्होंने? तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर्स कहाँ बहती हैं? आप देखोगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि आंध्र प्रदेश आज का जो है, उनको टच करके निकलती हैं नदियां, बाकी नीचे भी जाती हैं। फिर उसके बाद जस्ट तेलंगाना के जस्ट ऊपर, यानी कि आंध्रा के जस्ट ऊपर उड़ीसा आ जाता है। अंडरस्टूड? 1514 में द रूलर्स ऑफ उड़ीसा वर सबड्यूड, डिप्रेस्ड एंड हाईली रिफ्लेक्टिव। कृष्णदेव राय जी ने उड़ीसा के सभी रूलर्स की इतनी खराब हालत कर दी थी कि उड़ीसा के सभी रूलर्स के सामने कृष्णदेव राय जी की पॉलिसीज के हिसाब से चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था। ड्यू टू विच द रूलर्स ऑफ ओडिशा वर हाईली डिप्रेस्ड एंड हाईली रिफ्लेक्टिव। हाईली रिफ्लेक्टिव का मतलब कि भैया कृष्णदेव राय जी जो कह दें, रिटर्न बैक उनको वही दो जैसा वो चाहते हैं। तो ये हालत उड़ीसा के रूलर्स की उन्होंने कर दी, जो और कोई रूलर इन रायाज, और वी कैन से इन विजयनगर, was not able to do it. थर्ड पॉइंट 1520, 1512, 1514, 1520, अब 6 साल बाद देखते हैं। द सुल्तान ऑफ बीजापुर फेस्ड न्यूमरस डिफीट। उसी के बॉर्डर्स पे आ जाइए, आंध्रा के बॉर्डर पे ही आप कह सकते हैं, या तेलंगाना आंध्रा के भी अंदर ही, तेलंगाना आंध्रा और कर्नाटका के बीच में ही, इन तीनों के तीनों स्टेट्स के बीच का ही एक पार्ट कभी उस वक्त बीजापुर हुआ करता था, जो इस्लामिक रूलर्स के अंडर आता था, जिनको हम सुल्तान कहते थे। तो 1520 में सुल्तान और बीजापुर फेस न्यूमरस डिफीट्स, यानी कि 1520 में बीजापुर के सुल्तान को एक नहीं, राया ने जाने एक ही साल में कई बार हराया। बहुत सारी डिफीट्स बीजापुर के सुल्तान को फेस करनी पड़ी। भाई कभी तो तब फेस करनी पड़ी जब सुल्तान साहब ने सोचा कि मैं थोड़ा ले लेता हूँ कृष्णदेव राय जी से, और कभी तब करनी पड़ी जब विजय कृष्णदेव राय जी को लगा कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, आई नीड टू कंसोलिडेट माई एम्पायर, आई नीड टू एक्सपैंड माई एम्पायर, देयरफॉर बीजापुर शुड बी इन विजयनगर। तब उन्होंने इस वजह से कई बार बीजापुर के सुल्तान हारे। बट एक अच्छी बात थी कृष्णदेव राय जी की कि वो हरा के सीधा का सीधा डिस्प्लेस या रिप्लेस करने में यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे अब तुम हार चुके हो, because obviously before defeating or before coming into the battle he used to
प्रेजेंट मतलब प्रोजेक्ट, और अब आप कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट सामने रखते थे वो कि भाई अच्छा होगा वॉर में ना जाया जाए, युद्ध में ना जाया जाए, उससे पहले-पहले हम ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं राजा रहूँगा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आप राजा रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलें आप अकॉर्डिंग टू माय पॉलिसी। अब जो मान जाता था दैट वाज़ ओके, जो नहीं मानता था उसको मना लेते थे, और जो वैसे भी नहीं मानता था फिर उसके बाद वो युद्ध में आते थे, और युद्ध में आके फिर कृष्णदेव राय जी उसको हराते थे, और हराने के लिए यही कहते थे कि कुर्सी पे बैठे रहो लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहना। यानी कि थोड़ा अलग टाइप का हिसाब था इनका। तो सुल्तान और बीजापुर का यही था कि कई बार हारे, मगर आप जानते हैं अच्छी तरह कि ये जो लोग होते हैं ये अच्छी तरह जल्दी मानते नहीं है। तो हारे फिर आई थिंक मैदान में उतर जाते थे ये सोचकर कि कभी तो हारेगा, ये कभी तो हारेगा। बट आई थिंक एवरी टाइम द सुल्तान ऑफ बीजापुर यूज्ड टू थिंक that he could defeat, I think, Krishnadev Raya. Every time the result was used to be conflicting. Understood. And obviously the result used to be opposite. What used to be the result? The result used to be that the Sultan of Bijapur used to face defeat and defeat and defeat by Krishnadev Raya. Next आते हैं, the kingdom was always in a vigilant state in terms of military preparedness. अब आप एक बात खुद ही सोचिए जो I think you can ask to me, but I think we are present. You are not present physically in front of me, and you are present virtually in front of me. Therefore, you cannot ask. तो आप सीधा सीधा आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर जिस राजा का काम ही था कि सारे एम्पायर को तो कंसोलिडेट रखना, यानी कि एक तरीके से चौकीदारी का काम करता था वो कि मेरे एम्पायर के किसी कोने पर किसी की नजर ना पड़ जाए। कंसोलिडेशन का मतलब यही होता है कि जो भी चीज मेरे पास है आई हैव टू कीप इंटैक्ट, आई हैव टू कीप ऑल द रीजन्स, आई हैव टू कीप ऑल द access lands, I have to keep all the regions, even a minute single acre or single hectare of land. If it is coming in Vijayanagar Empire under my rule, then it needs to be intact under my possession. ये कंसोलिडेशन होता है। तो जब इतनी consolidated प्रोविजन लेकर दिमाग में चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मॉनिटरिंग उसकी कितनी हार्ड होगी। ठीक है। दूसरी बात आप कहोगे कि सर एक तरफ तो यू आर टेलिंग दैट हिज पॉलिसी वाज ऑफ कंसोलिडेशन, एंड सेकंडली यू आर आल्सो टेलिंग दैट ही यूज्ड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन आल्सो। अपना जो है वो तो बचा के रखना ही रखना है, और जितना है उसको बढ़ाते रहना है। तो इस कंडीशन से आपको पता लग सकता है, आप कह सकते हैं सर इसका मतलब तो उसकी मिलिट्री हमेशा भाई साहब 4 पैरों पे खड़ी रहती होगी। यस ऑब्वियसली हम कह सकते हैं दैट्स व्हाई अ वर्ड इज यूज्ड एज विजिलेंट स्टेट, यानी कि इसीलिए विजयनगर एम्पायर अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेव राया हमेशा एक ऐसी कंडीशन में खड़ा रहता था कि बस युद्ध शुरू हो और युद्ध में हम उतर जाएं। विजिलेंट स्टेट में हमेशा किंगडम रहता था उनका, यानी कि मिलिट्री हमेशा तैयार रहती थी कि भैया या तो मारने हमें निकलना है या हो सकता है दूसरा हमें मारना है, उससे पहले हमें तैयार रहना है। दैट्स व्हाई द मिलिट्री वाज एट ऑलवेज द लेवल ऑफ हाई प्रिपेयर्डनेस, जिसकी वजह से विजयनगर जी के विजयनगर एम्पायर, जिसको हम विजयनगर किंगडम कह सकते हैं, एट द टाइम ऑफ कृष्णदेव राया जी या कृष्णदेव राया साहब, यूज्ड टू बी इन अ वेरी हाई अलर्ट और हाई अलार्मिंग स्टेट और हाई मिलिट्री स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट आइए, अनकंपेरेबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी फ्लरिश्ड विद इन द एम्पायर। अब आप कहोगे सर ये तो आपने एज अ किंग उनकी आई थिंक एज अ रूलर की बातें बताई हैं, अब आप हमें उनकी एज अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात बताओ, जनता के लिए वो कैसे थे। तो अनकंपेरेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फ्लरिश्ड विद इन द एम्पायर। उनके वक्त में, उनके समय में पूरे के पूरे विजयनगर के अंदर, पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में दो चीजें हर जगह थी, शांति और समृद्धि। यानी कि कोई भूखा नहीं सोता था और शांति से सब जीवन जीते थे, यानी कि क्राइम रेट 0 था। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो उनके एम्पायर के अंदर फ्लरिश कर रहे थे। और आप कहोगे टिके रहे या बढ़ते रहे? बढ़ते ही रहे, यानी कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अकॉर्डिंग टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम as the rule of Krishnadev Raya used to process in front of, मतलब used to process in increasing order, उनका प्रॉस्पेरिटी और पीस भी जो था एम्पायर में फ्लरिश होता चला गया, बढ़ता चला गया, फलता फूलता चला गया, क्योंकि उस आदमी की नीति ऐसी थी, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था अपने लोगों के लिए, वो किसी को भी जो है हर्ट कर सकता था अपने लोगों को किसी भी तरह की हर्टिंग से बचाए रखने के लिए। सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टेड हाई डिवोशन ऑन आर्किटेक्चर, और इसीलिए वो धार्मिक भी बहुत थे, आत्मिक व्यक्ति तो थे ही। दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू थिंक अबाउट पीपल मोर एंड एनीथिंग एल्स। देयरफॉर इसीलिए उनका आर्किटेक्चर में भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत शानदार किया, यानी कि हर लेवल पर विजयनगर रूलर्स में उनको 1 नंबर की रैंक मिली हुई थी। तो आर्किटेक्चर में आप कहोगे स्पेशली क्या बनाते थे? वही टेम्पल्स, मंदिरों में उनकी बहुत रुचि थी, और इसीलिए उन्होंने एक से एक स्ट्रॉन्ग मंदिर बनवाया अपने टाइम।
Example 1 added large impressive informs गोपुराम्स in many South Indian temples. जैसे कि उन्होंने क्या किया था, उनके वक्त तक साउथ इंडिया में काफी टेम्पल्स बनाए जा चुके थे, बिकॉज बिफोर आप जानते हैं बिफोर कृष्णदेव राया जी विजयनगर के जो दूसरे रूलर्स थे उन्होंने भी काफी काम किया था अकॉर्डिंगली। और दूसरे साउथ के रीजन में अगर हम बात करें, तमिलनाडु वाला जिसको आज हम कह सकते हैं कर्नाटका, तो कर्नाटका में होयशालाज आ चुके थे, तमिलनाडु में चोलाज आ चुके थे, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे रूलर जगह जगह पर वर्क कर चुके थे तो ऑल टेम्पल्स तो कई बने हुए थे ही साउथ इंडिया में। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इनका था कि जितने भी हमारे मंदिर हैं साउथ इंडिया में, नॉर्मली कहीं भी, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कर्नाटका बेल्ट में हो, चाहे केरल बेल्ट में हो, इवन आंध्रा बेल्ट में हो, आंध्रा बेल्ट के तो वो किंग थे ही विजयनगर एम्पायर के, तो उनका टारगेट ये था कि जितने भी मंदिर हैं हमारे, उन सभी मंदिरों में हमें क्या करना है, उन सभी मंदिरों के अंदर उनका एक टारगेट था कि उनको लगता था कि एब्सेंट क्या है, क्या एडिशन, क्या इम्प्रोवाइजेशन और क्या इंप्रूवमेंट अच्छा हो सकता है इन टेम्पल्स में, टू मेक देम गुड, टू मेक देम मोर गुड लुकिंग, टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव, टू मेक देम मोर, आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली डिवाइन। तो उनको लगा कि सभी के सभी मंदिर तो बड़े बड़े बने हुए हैं, लेकिन किसी भी मंदिर के अंदर बड़े बड़े हॉल्स की कमी है, यानी कि जहाँ पर यात्री हो सकते हैं, यहाँ पे जो भक्त आते हैं, या यहाँ जो मंदिर के अंदर हो सकता है दूर से आए, तो उनके रेस्ट करने के कोई बड़ा, आई थिंक कह सकते हैं कि आराम गाह नहीं है, आराम गाह मतलब रेस्ट रूम्स नहीं है, या आप कह सकते हैं भजन कीर्तन या सत्संग करने के लिए बड़े बड़े हॉल्स नहीं है जो होने चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साउथ इंडिया के लगभग सभी मंदिरों में बड़े बड़े गोपुराम्स, गोपुराम्स मतलब वही है, लार्ज लार्ज हॉल्स, बड़े बड़े हॉल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द टेम्पल्स उन्होंने बनवाए, और जो देखने में बड़े इंप्रेसिव थे। और ये चीज जब वो लेके आए तो ये बिल्कुल नई थी मंदिरों के लिए। सेकंड पॉइंट, सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नागलापुरम आफ्टर हिज मदर्स नेम। साथ में विजयनगर के आसपास ही उन्होंने एक टाउन और मतलब एक छोटा सा शहर बसाया, जो बड़ा शहर तो नहीं था, सब अर्बन मतलब, लेकिन शहर का एक हिस्सा, शहर जैसा शहर का हिस्सा था। उस टाउन का क्या नाम था? नागलापुरम। और वो किसके नाम पर उन्होंने डाला था? अपनी माता जी के नाम पर उन्होंने इस कस्बे को, इस शहर को स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट पॉइंट इज नो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्लोरी रिलेटेड टू द एम्पायर केम ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ आफ्टरवर्ड। दूसरी बात, विजयनगर एम्पायर की अगर मैं सही बात करूं, उनकी अगर विजयनगर एम्पायर के बारे में आज हम बुक में पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा रीजन यही राजा है, कृष्णदेव राया। यानी कि इन अदर वर्ड्स वी कैन इजीली से दैट कृष्णदेव राया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन व्हाई वी स्टडी अबाउट विजयनगर एम्पायर टुडे। आप कहोगे रीजन, रीजन इज दैट बिकॉज द ग्लोरी of Vijayanagar Empire started to make upon after he came as a ruler in the empire, and when he went from the empire, मतलब when he went to be thrown out from the empire, जब वो empire से चले गए तब, यानी कि जब वो आए एम्पायर में, तब से विजयनगर एम्पायर की समृद्धि और शान की कहानी शुरू होती है। और जब वो गए तो उनके बाद जो रूलर्स आए, क्योंकि उनके पास काफी कुछ था फॉलो करने के लिए, या विजयनगर एम्पायर की लेगेसी तब बनी। तो आप सोच सकते हैं विजयनगर एम्पायर एक तरीके से, दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो वो शुरू होता है कहाँ से? तो कृष्णदेव राया से, और खत्म भी कहाँ हो जाता है? कृष्णदेव राया जी पर। नेक्स्ट पॉइंट, डेथ इन 1529। उसके बाद 1529 में उनकी डेथ हो गई। ऑब्वियसली कोई आदमी अमर तो आता नहीं है, काफी काम किया, काफी मेहनत की, काफी स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इन 1529 नियर बाय उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लाइन स्ट्रेंथ रिलेटेड ऑफ द एम्पायर। अब आप कहोगे कि सर इनके बाद एम्पायर का क्या हुआ? ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी के कारण ही हम इस एम्पायर को पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में ऊपर बोल दिया गया है कि उसके आने से एम्पायर शुरू हुआ, उसके जाने के बाद एम्पायर खत्म होने लग गया, तो आप समझ सकते हैं बिफोर कृष्णदेव राय और आफ्टर कृष्णदेव राय इतना कुछ काउंट करने के लिए शायद नहीं होगा। इसीलिए वर्ड जस्ट आफ्टर डेथ क्या आ रहा है उनके? डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, यानी कि उनके मरने के बाद जो उनका एम्पायर था विजयनगर, वो डिक्लाइन पर आ गया, आना ही था, बिकॉज जो पॉलिसी वो लेकर चल रहे थे दैट वाज वेरी स्ट्रांग टू इवन थिंक, एंड आफ्टर दैट वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। तो सोचिए, जब ठीक कोई चीज सोचने के लिए इतनी मुश्किल है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए तो कितनी मुश्किल होगी। वही यहाँ पर हुआ, उनका एम्पायर डिक्लाइन पर आ गया। अंडरस्टूड? देख लेते हैं कैसे। सक्सेसर्स चैलेंज्ड बाय द रिबेलियस नायकाज और मिलिट्री चीफ्स। अब आप कहोगे क्यों आ गया? अभी हमने रायाज के बारे में बात की थी, अब आ जाते हैं हम नायकाज के बारे में।
अब नायकाज कौन थे? नायकाज थे लेगेसी रिलेटेड टू या रूलर्स रिलेटेड टू द मिलिट्री कमांडर्स और मिलिट्री चीफ्स हु यूज्ड टू बी द कमांडर्स इन द आर्मी ऑफ रायाज। तो उनको मौका मिला, उन्होंने देखा भाई कृष्णदेव राय जी के टाइम पे तो ये चुप रहते थे बिकॉज इनको पता था इस राजा को हम चैलेंज नहीं कर सकते। वो और रिस्पेक्ट के साथ उनको फॉलो भी करते थे बिकॉज जिस आदमी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे बहुत सारे लोग आई थिंक विरोध में होते हुए भी आई थिंक सुनते हैं उस व्यक्ति। कृष्णदेव राय जी का ये रिजल्ट था। आफ्टर कृष्णदेव राय जी जब उनके सक्सेसर्स आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही वाली बात, अभी बच्चन वाली बात की, चाहे कितने भी अच्छा एक्टर हो अभिषेक बच्चन, बट अमिताभ बच्चन पहले आई थिंक एक ऐसा स्टैंड क्रिएट कर चुके हैं उनके लिए कि वो कितनी भी अच्छी करते हैं उनकी उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से हो जाती थी, तो जिससे से उनका करियर भी खराब हो गया पूरा का पूरा। वही चीज यहाँ पे आती है कि रायाज आ चुके थे, कृष्णदेव राया एक स्टैंड बना चुके थे, ठीक है। उसके बाद जब वो चले गए तो उनके जो सक्सेसर्स आए वो कृष्णदेव राय जी को फॉलो नहीं कर पाए, और जो उनके मिलिट्री कमांडर्स थे वो कृष्णदेव राय की आर्मी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर वर्क कर चुके थे, और उनको तजुर्बे और एक्सपीरियंसेस भी कृष्णदेव राय के टाइम के थे। तो ऑल दोज एक्सपीरियंसेस टू बी केप्ट इन माइंड, सभी ने दिमाग में रखा कि अब कृष्णदेव राय के बाद कोई ढंग का सक्सेसर तो आना नहीं है, और वो आया भी नहीं। और जब नहीं आया तो ऑब्वियसली भाई मिलिट्री कमांडर्स या मिलिट्री चीफ्स को लगा दिस इज द बेस्ट टाइम, वी शुड ग्रैब दिस एम्पायर इनटू आवर हैंड्स, बिकॉज कृष्णदेव राय की फौज के हम कमांडर रहे हैं, और कृष्णदेव राय जी के बाद कोई ढंग का राया तो है नहीं जो आई थिंक यहाँ पर मिलिट्री में रूल कर रहा हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, क्रांति कर दी, विद्रोह कर दिया, रिबेलियन शुरू कर दी। रिजल्ट क्या हुआ? 1542 में द पावर शिफ्टेड टू अनदर डायनेस्टी नेम्ड एज अराविदु डायनेस्टी, कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। रिजल्ट ये हुआ कि 1542 तक आते आते इन रिबेलियंस की वजह से जो नायकाज ने की, मिलिट्री चीफ्स ने की, ये पूरी की पूरी जो पावर थी ये ट्रांसफर एक दूसरी डायनेस्टी को हो गई, एंड दैट डायनेस्टी वाज नेम्ड एज अराविदु डायनेस्टी। और उस अराविदु डायनेस्टी का जो रूल था, जो आप कह सकते हैं कि राज्य था, उनका राज नियर बाय चला 17th सेंचुरी के एंड तक। अंडरस्टूड? तो आई थिंक फॉर टुडे इट्स मोर देन एनफ, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज कम ऑन टू द स्क्रीन प्लीज। तो ये हम पूरे के पूरे एम्पायर की इक्वेशंस पढ़ रहे थे।